हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प क्लासेस मंडावर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2020 के कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के पेपर में 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि जो कि आपके एग्जाम अभी 29 जून को होने वाली है। और ये 30 क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो को आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में आसानी से 75% से अधिक नंबर ला सकते हो, यदि आप इन 30 क्वेश्चनों का अच्छे से तैयार कर लेते हो। और आप सामाजिक विज्ञान में अच्छे से नंबर लाने के लिए आप गाइड के रूप में एक्सीलेंट का उपयोग कर सकते हो, यानी कि सामाजिक विज्ञान की एक्सीलेंट में आपको इन सभी प्रश्नों का आसानी से उत्तर मिल जाएगा और काफ़ी सरल भाषा में इसका उत्तर मिल जाएगा। साथ ही आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहे, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज आज की हमारी वीडियो। तो देखते हैं यहाँ पे कि आज के हमारे पेपर यानी कि सोशल साइंस के पेपर में, जो कि हमारा 29 जून को होने वाला है, यानी कि 29 जून को हमारा पेपर होने वाला है, उसमें हम देखने वाले हैं आज टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा यहाँ पे कि सेक्शन ए, और सेक्शन ए में आते हैं हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए में हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के निकटतम दो बंदरगाहों के नाम लिखने हमें, यानी कि राजस्थान के पास में कोई दो बंदरगाहों के नाम बताने हमें। तो दो बंदरगाहों में हमारे हैं, एक है मुंबई, आंसर में हमारा एक है मुंबई और दूसरा है कांदला। इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं हम हमारा कि सेकंड क्वेश्चन है अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं, और अंतिम वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं ये हमको बताना है। तो इसका आंसर है कि वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, वह उसका अंतिम उपयोगकर्ता होता है, उसे अंतिम वस्तुएं कहते हैं। यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा कि अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है, यानी कि जो वस्तुएं उपयोग के लिए, अंत में उपयोग के लिए उपभोक्ता तक पहुंच जाए, वो हमारी हो जाएंगी अंतिम वस्तुएं। इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय की हमें डेफिनेशन बतानी है, परिभाषा बतानी है कि प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। तो हमारे प्रति व्यक्ति आय है वो हमारी कि इसका आंसर है कि राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, यानी कि राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय की डेफिनेशन। इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कि लोकतंत्र के पश्चिमी सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों के नाम लिखने हमें, यानी कि कोई भी दो या फिर तीन लोकतंत्र के पश्चिमी सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों के नाम बताने हैं आपको। तो इसमें कोई भी दो आप लिख सकते हैं। तो इसमें है हमारा आंसर में पहला कि जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो। तो इनमें से आप कोई दो का नाम लिख सकते हो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे लगा इसलिए मैंने आपको इसमें दिया है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं इसमें फिफ्थ नंबर के क्वेश्चंस में, और ये हमारा कि ये हमारा है कि मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर है कहाँ, विराटनगर। तो मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर में। इसी प्रकार चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है या फिर किया जाता है। तो इसके लिए एक मापदंड है, वो हमारा है कि इसका आंसर है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, यानी कि NSSO। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी भारत में गरीबी और बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए हम NSSO का उपयोग करते हैं।
इसी प्रकार चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन कि प्राथमिक व तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित की जाती है। तो ये इसका आंसर आपको हमारी आपकी बुक में मिल जाएगा या फिर आप एक्सीलेंट में देख सकते हो। और मैंने बोला है आपको कि एक्सीलेंट में आपको इसके काफ़ी अच्छे और सटीक आंसर मिल जाएंगे और एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यदि एक्सीलेंट में से यदि इन क्वेश्चनों का हल यानी कि आंसर देते हो। तो इसी प्रकार है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है। तो आपको उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम बताना है। इसी प्रकार है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि मुद्रा स्फूर्ति स्फीति किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं। तो ये आपको भी हमारा एक्सलेंट में मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। इसी प्रकार चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है आगे 10वां क्वेश्चन है और एक एक नंबर के आते हैं 10 तक हमारे क्वेश्चन कि काली मृदा व मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषता बतानी है। यानी कि आपको इसमें काली मृदा और मरुस्थलीय मृदा की दो आपको विशेषता बतानी है कि ये कौन उपजाऊ होती है, क्या होती हैं। इसी प्रकार हम चलते हैं आगे सेक्शन बी में और सेक्शन बी में हमारे आते हैं दो नंबर के प्रश्न आएंगे। सेक्शन बी हमारे अब तक तो हमने सेक्शन ए में देखे 10 क्वेश्चन में एक एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे। अब सेक्शन बी में हमारे आएंगे दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो हम देखते हैं इसमें पहले 11वें नंबर पे कि राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग पर प्रकाश डालना है। यानी कि राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग के बारे में आपको बताना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है 12वां क्वेश्चन यानी कि इसमें टाँका एवं खड़ीन क्या है। तो ये आपको बताना है टाँका और खड़ीन में अंतर बता दो या फिर एक तरह से इनकी डेफिनेशन इसमें लिख देनी है आपको, जो कि आपको एक्सलेंट में मिल जाएगी अच्छे से और या फिर बुक में भी आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्वच्छता में किन किन बातों को शामिल किया जाता है। यानी कि स्वच्छता में किन किन बातों को शामिल किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन से अगला कि स्वच्छता में किन किन बातों को शामिल किया गया है। तो ये आपको बताना है इसमें और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। 2020 की इस एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छता में किन किन बातों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार चलते हैं, नेक्स्ट हमारा भारत में औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले कोई दो प्रभाव बताने हैं। यानी कि भारत में प्रदूषण उद्योगों से किस प्रकार का प्रदूषण होता है उसके प्रभाव आपको बताने हैं और कोई दो प्रभाव आपको इसमें बताने हैं। नेक्स्ट आगे है हमारा कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। इसमें हमारा है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 15 क्वेश्चन में कि एक तो इसमें लिंगानुपात की आपको डेफिनेशन यानी कि परिभाषा बतानी है और आगे पूछ रहा है कि शहरीकरण की कोई दो समस्या लिखनी है आपको। तो इसमें आपको लिंगानुपात की डेफिनेशन लिख देनी है और इसके बाद में शहरीकरण की कोई दो समस्या लिखनी है। नेक्स्ट आगे हमारा 16वां क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के बारे में बताना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। 16वां क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम्स के लिए। तो इसमें आपको राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताना है कि राज्यपाल की खुद की क्या कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट हमारा चलते हैं कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। इसमें आपको वैश्वीकरण की परिभाषा लिखनी है। इसके बाद में ये पूछ रहा है आपसे कि इसके कोई दो लाभ भी बताने हैं। तो वैश्वीकरण की परिभाषा और इसके कोई दो लाभ बताने हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ये भी। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं 18वां क्वेश्चन कि राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग पर प्रकाश डालना है। यानी कि राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग के बारे में आपको बताना है। आगे है इसमें हमारा 19वां क्वेश्चन कि जन्म दर व मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए हमारा कि जन्म दर व मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट आगे है हमारा, हम चलते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग क्या है।
तो इसके बारे में आपको बताना है और 2-2 नंबर के आपके आएंगे, यानी 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन हैं जो कि आपके 2-2 नंबर के आएंगे। तो इन सब की डेफिनेशंस आपको, परिभाषा है, इनके बारे में बताना है, वो आपको एक्सीलेंट में काफ़ी अच्छे से इसका आंसर मिल जाएगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज की आप मार्ग क्या है इसके बारे में आपको बताना है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट है सेक्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं हमारा सेक्शन सी पे, और सेक्शन सी में हमारे आएंगे 4-4 या फिर 5-5 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो सेक्शन सी में हम देखते हैं यहाँ पे 21वें नंबर पे कि औद्योगिक क्रांति के 4 परिणाम लिखने हैं। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी 21वां क्वेश्चन है हमारा कि औद्योगिक क्रांति के 4 परिणाम लिखने। अब इसमें आपको बड़े आंसर देने पड़ेंगे, क्योंकि 4-4 नंबर का पूछ रहा है तो आपको थोड़ा बड़ा आंसर देना पड़ेगा। तो अगला है हमारा इसी प्रकार कि उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार रोका जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए ये, कि उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार रोका जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन हमारा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इस कथन के पक्ष में कोई 4 तर्क समझाइए। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, इस कथन के पक्ष में कोई 4 आपको तर्क बताने हैं। इसी प्रकार हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 यानी कि 24वां क्वेश्चन है कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए। इसमें पहले आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताना है, और उसके बाद में आपको साइमन कमीशन के बारे में बताना है। इसी प्रकार चलते हैं हमारा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ये दोनों हमारे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में टिप्पणी देनी है और साइमन कमीशन के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। इसी प्रकार नेक्स्ट हम चलते हैं 25 यानी 25वें क्वेश्चन पे, कि 25वां क्वेश्चन है हमारा कि कौशल विकास से आप क्या समझते हैं। पहले आपको कौशल विकास से के बारे में बताना है कि कौशल विकास होता क्या है। इसके बाद में आपको स्वदेशी की अवधारणा को स्पष्ट करना है। इसके बाद में आपको स्वदेशी की अवधारणा के बारे में बताना है। इसी प्रकार हम चलते हैं, नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन कि लोकसभा की शक्तियों व केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियों का वर्णन करना है। एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, कि लोकसभा की शक्तियां, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार 90% आने के चांसेस है इसके, कि लोकसभा की शक्तियों व केंद्र मंडल की शक्तियों के बारे में आपको वर्णन करना है। इसके बाद में हम चलते हैं, हमारा 27वां क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में टिप्पणी देनी है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। इसी प्रकार है नेक्स्ट हमारा कि संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्रोतों में भेद कीजिए, यानी कि संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत में आपको अंतर बताना है। इसी प्रकार है हमारा नेक्स्ट, जो कि ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। आपको इसमें उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र के बारे में बताना है और उनकी शक्तियों के बारे में बताना है। इसी प्रकार हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा 30वां क्वेश्चन है, वो 30वां क्वेश्चन हमारा आएगा, ये हमारा आएगा मानचित्र, यानी कि मैप के बारे में। और ये हमारा है कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। आपको इसमें बताना है कि भारत के मानचित्र में जो जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इनके बारे में आपको प्रदर्शित करना है मानचित्र में, जो कि आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा वहीं पे। इसमें पहला आपको पूछा गया है दामोदर घाटी परियोजना, कि दामोदर घाटी परियोजना क्या होती है। तो हम इसमें चलते हैं कि दामोदर, इसके लिए 30वां क्वेश्चन का मैंने आंसर मैप के जरिए बताया गया है, तो आप मैप में अच्छे से एक बार इसमें आपको मिल जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी पर बनाया गया एक बांध है, उसकी परियोजना के बारे में बताया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल, यानी कि ये हमारा है दामोदर घाटी की परियोजना में
ये हमारा आ जाएगा, ये पश्चिमी बंगाल में पड़ती है, दामोदर नदी पे बनाई गई थी ये दामोदर घाटी परियोजना। तो ये हमारी आपको मैप में बता देना है यहाँ पे, ऐसे बिंदु से थोड़ा बिंदु करके बिंदु यानी कि, और इसमें आपको पेंसिल यूज लेनी है, आपको पेन यूज नहीं लेना है, वहाँ पे पेंसिल यूज लेनी है। और पेन भी यूज ले सकते हो लेने को, तो वही ब्लू पेन यूज ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पहले थोड़ा बिंदु सा लगाना है इसमें, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बीच में यहाँ पे, और इसके बाद में आपको यहाँ पे डैश या चिन्ह, तीर का चिन्ह लगा के लिख देना है दामोदर घाटी परियोजना। ये हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार हम चलते हैं, हमारा दूसरा ये पूछ रहा है कि विशाखापट्टनम, आपको बताना है विशाखापट्टनम के बारे में। ये आपको पूछा हुआ है कि विशाखापट्टनम यानी विशाखापट्टनम कहाँ है, मैप में आपको बताना है। तो चलते हैं हमारे मैप में, देखते हैं विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम है आपका आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे ये आपका है विशाखापट्टनम। तो आपको यहाँ पे बिंदु लगा देना है और इसके बाद तीर का चिन्ह लगा के बता देना है विशाखापट्टनम के बारे में। और विशाखापट्टनम के बारे में, और ये हमारा ये समुद्र बच रहा है, यहाँ पे ये आ जाएगी बंगाली खाड़ी है ये तो हमारी। तो ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। इसी प्रकार देखते हैं हमारा तीसरा क्या पूछ रहा है, दादर और ना, इस हमारा पूछ रहा है कि दादर और नगर हवेली के बारे में, आपको इसके बारे में बताना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ दादर और नगर हवेली के बारे में, कि दादरा और नगर हवेली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है। हालांकि दादरा है जो कि इस प्रदेश की एक तालुका है, कुछ किलोमीटर तक दूर गुजरात में स्थित एक विदेशी अंत क्षेत्र है, यानी विदेश के अंत तक पड़ता है। और सिलवासा इस प्रदेश की राजधानी है। और इसमें आपको मैप में देखना है कि दादरा और नागर हवेली कहाँ है, वो आपको मैं बता दूं। दादरा और नागर की हवेली आपको मिलेगी गुजरात के, और दादरा और नागर की हवेली एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और गुजरात के निचले भाग यानी समुद्र तट से लगी हुई है। चलो देखते हैं मैप में यहाँ पे हमारे, तो ये है हमारी यानी गुजरात की, ये हमारा गुजरात वाला हिस्सा है पूरा। इसमें निचले हिस्से में यानी कि ये हमारी यानी कि दादर और नागर के हवेली यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है एक तरह से ये। तो ये हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा, इसमें देखते हैं डांडी, कि डांडी कहाँ है। तो डांडी गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक नगर है। डांडी है जो एक गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक नगर है। तो देखते हैं मैप में ये हमारा कहाँ पे है। तो गुजरात में चले जाते हैं पहले, तो गुजरात में हमारा इसमें यहाँ पे नवसारी का एक नगर है, इसमें स्थित है डांडी। तो ये हमारा यहाँ पे डांडी हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है सोलापुर, कि सोलापुर कहाँ पे है। तो सोलापुर बेसिकली महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक नगर है। सोलापुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक नगर है। देखते हैं मैप में, तो मैप में हमारा पड़ता है सोलापुर, यानी कि महाराष्ट्र है ये पूरा, ये महाराष्ट्र में यहाँ पे सोलापुर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ बिंदु लगा देना है और लिख देना है सोलापुर। इसी प्रकार, और ये पूरा महाराष्ट्र है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं लास्ट हमारा, कि पोरबंदर कहाँ पे है, आपको बताना है पोरबंदर यानी कहाँ पे है। तो पोरबंदर हमारा गुजरात राज्य का एक जिला है पोरबंदर। तो ये देखते हैं मैप में कहाँ पे है। तो ये हमारा गुजरात हो गया, गुजरात में जिला है हमारा, तो गुजरात का एक जिला है पोरबंदर। तो ये हमारा हो जाएगा पोरबंदर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, जो कि एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसकी तैयारी आप अपने एक्सीलेंट से या फिर अपनी बुक से, और बुक से भी काफ़ी अच्छे इसके आंसर मिलते हैं। और अधिक से और अच्छे से नंबर लाने के लिए आप एक्सीलेंट का यूज कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला आपको, उसमें आपको काफ़ी सरल भाषा में और काफ़ी सटीक आंसर मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार हमारी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। धन्यवाद। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिल सके।
और सोशल साइंस में मैंने बोला है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन 75% से अधिक आपके नंबर ला सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी कंटिन्यू वीडियो पे बनी रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।